नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आपके सामने इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे मैक्सिकन वेरिएंट, जिनसे सावधान रहने की बेहद जरूरत है। और साथ ही दुनिया भर में वैक्सीनेशन के बीच में कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है और अब तक इसके अलग अलग वेरिएंट सामने आ चुके हैं। और अब भारत के पुणे की अगर बात की जाए तो भारत के पुणे में कोरोना का एक और नया वेरिएंट मिला है। हालांकि भारत के किसी भी कोरोना मरीज में अब तक ये वेरिएंट नहीं मिला, लेकिन पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने ब्राजील से आए 2 यात्रियों में कोरोना के नए वेरिएंट B.1.1.28.2 का पता लगाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना का ये वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक है और इससे गंभीर लक्षण भी सामने आ सकते हैं। इससे लड़ने के लिए शरीर में और ज्यादा एंटीबॉडी होनी चाहिए। फिलहाल ये स्ट्रेन ब्राजील और यूके से आए लोगों में पाया गया है और इस नए वेरिएंट के मरीजों में वजन कम होना, श्वसन तंत्र में वायरस की कॉपी बनना और साथ ही फेफड़ों में घाव होना और उनमें भारी नुकसान देखा गया है। वहीं दुनिया भर के देशों में अब कोरोना के मैक्सिकन वेरिएंट ने तबाही मचाई हुई है। मैक्सिको में म्यूटेंट हुए इस वायरस के खतरनाक स्ट्रेन ने यूरोप के कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है कि ये वेरिएंट पहले के सभी स्ट्रेन की तुलना में ज्यादा खतरनाक और साथ ही संक्रामक है। मैक्सिको में मिले कोरोना के कुल मामलों में इस वेरिएंट से संक्रमित लोगों की संख्या 52.3% है और इस स्ट्रेन को वैज्ञानिक T478K के नाम से जानते हैं। और एक स्टडी में कहा गया है कि ये संक्रमण की दर और रफ्तार के हिसाब से ब्रिटिश वेरिएंट से भी अधिक खतरनाक है और ये वेरिएंट इंसानों के इम्यून सिस्टम में पाए जाने वाली एंटीबॉडीज के साथ बदलकर किसी भी दवा के प्रभाव को निष्क्रिय कर सकता है। वहीं दिल्ली एम्स की एक स्टडी में दावा किया गया है कि वैक्सीन ले चुके लोगों में संक्रमण के ज्यादातर मामलों के पीछे कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार है। डेल्टा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम B.1.617.2 है और एम्स ने अपनी स्टडी में वैसे 63 लोगों को शामिल किया था जो कि वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना महामारी के शिकार हो गए। इनमें 36 लोग ऐसे लोग थे जिनमें वैक्सीन की दोनों डोजें ले ली गई थी, लेकिन जबकि 27 लोगों ने एक डोज ली थी और इनमें 10 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगी थी जबकि 52 को कोवैक्सीन। हालांकि इनमें एक की भी मौत नहीं हुई है और इनमें से ज्यादातर लोगों को 5 से 7 दिनों तक बहुत ज्यादा बुखार रहा था। सवाल यह है कि कोरोना कैसे रूप बदलता है, नए वेरिएंट कैसे खतरनाक हो जाते हैं, नए वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी कारगर है और इनकी पहचान आखिर की कैसे जाए, लक्षण क्या है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इनसे निपटा कैसे जा सकता है, क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। इन्हीं सब सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ऐसे में आपको बता दें कि लगभग 2020 से ही भारत की अगर बात की जाए तो भारत में कोरोना का कहर 2020 से ही लगातार बना हुआ है, जिसके चलते कोशिशें हालांकि हर तरीके से की जाती है कि इस कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि ये जो वायरस है जिस तरीके से रूप बदल रहा है, जिस तरीके से नया नया रूप अख्तियार कर रहा है, उसके चलते समस्या और ज्यादा विकट होती जा रही है। तो ऐसे में जो मैक्सिकन वेरिएंट है वो कितना खतरनाक है, इससे कितना सावधान रहने की जरूरत है, इस बाबत बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर एम वली हैं जो कि सीनियर डॉक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनिता रमेश है जो कि सीनियर डॉक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल की, वो भी हमारे साथ जुड़ी है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। डॉक्टर एम वली, सबसे पहले ये बताइए कि जो नया वेरिएंट है, मैक्सिकन वेरिएंट जिसको बताया जा रहा है, और खासतौर पर अगर ब्राजील वेरिएंट की भी बात की जाए, कितने घातक हैं ये दोनों? जी थैंक यू जी। ठीक है, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है डॉक्टर एम्बली। हमको इन वेरिएंट्स, अब मैंने डायरेक्ट लगा लिया है जी। हमको इन वेरिएंट्स के पीछे पड़ना है और इनको हमको सब वेरिएंट्स को डायरेक्ट स्टडी करना है। और हमारे देश में मुझे बड़े गर्व के साथ ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने इस पे बहुत अच्छा काम कर रहा है और पहले से ही कर रहा है और आगे भी बहुत सावधानियों के साथ इस पे काम कर रहा है। और ये एक चीज मैं शुरू में प्रोग्राम की क्लियर कर दूं कि ये जो वेरिएंट्स निकाले गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 47, ये म्यूटेशंस नहीं है, ये वेरिएंट्स हैं।
और ये वेरिएंट्स जो है वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न है जिसकी हमको बात करनी चाहिए। लेकिन ये 47 की जो बड़ी तादाद है, ये कोरोना वायरस के सीक्वेंस से जो स्टडी करते हैं, जीनोमिक स्टडी करते हैं, ये 47 का नंबर वहां से आया है जहाँ पे ये जीनोमिक सीक्वेंस स्टडी की गई है। तो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न जो WHO ने जिनके नाम रखे हैं, जैसे कि आपने भी बताया, डेल्टा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, ये मेन है, और एक अल्फा वेरिएंट भी कैंट में पता लगाया गया था। लेकिन आज हम जिस मैक्सिकन वेरिएंट की बात कर रहे हैं, वो मैक्सिको के करीब 52.5 जैसे कि आपने बताया, और करीब 60% केसेस में ये वेरिएंट पाया गया है। और जो आपने बिल्कुल 3478 ये मैक्सिकन वेरिएंट है, और इसकी स्टडी वहाँ के प्रोफेसर है बोलोग्ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फ्रेडरिक, उन्होंने की है। और उनका कहना यह है कि ये एस जो रिसेप्टर बीच में और वायरस का जो स्पाइक प्रोटीन है उसके बीच में जो मकनातीस है, जो चुंबक है, जो अट्रैक्टिंग फैक्टर है, उसको ये बढ़ा देता है। और इसको बढ़ाने का कारण से ये वायरस है, ये सेल्स पर ज्यादा तेजी से एस रिसेप्टर्स को चिपक जाता है और इसलिए ज्यादा संक्रामक है। और एक नई चीज इन वेरिएंट्स में देखने में ये भी आई है कि जो पेशेंट संक्रमित होते हैं उनको सिम्टम थोड़ा डिफरेंट होते हैं। हालांकि चूहों में एक सिम्टम नया पाया गया है कि वेट लॉस होता है न्यू वेरिएंट से, लेकिन अभी ह्यूमंस में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन बार बार नए वेरिएंट्स का आना इस बात का सबूत है कि कोरोना अपने जो है रूप बदल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बहरूपिया वायरस कहा है। तो आपकी चिंता और ये सब लोगों की चिंता जो है और हमारे साइंटिस्ट की चिंता बिल्कुल जायज है। और हमको इन वायरस से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन है। और मैं ये कहना चाहूंगा वेरी प्राउडली कि इंडियन कोवैक्सीन भी इन वेरिएंट्स के खिलाफ काम कर रहा है। और ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये एस्केप इन नए वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न से दिया, एक्सेप्ट 1 or 2 स्टडीज विच आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। तो मुझे ओवरऑल ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये पता लगे कि ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न जो हैं, इस पे हालांकि स्टडी और हो रही हैं, उसमें वैक्सीन काम नहीं कर रहा है, ऐसा कहना सही नहीं होगा। और यही मास्क के साथ इससे बचने का एक बड़ा उपाय है और हमको सेव करने का, इससे बचाने का बड़ा उपाय है। और एक और बता दूं मैं, ये जो B11282 ICMR ने भी एक और वैक्सीन के बारे में बताया जिसकी स्टडी अभी पब्लिश नहीं हुई है, तो वो भी हमको आने वाले दिनों में शायद देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर अनिता रमेश, अभी जिस तरीके से डॉक्टर अम्बली कह रहे थे कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो एक बाकायदा स्टडी हुई है उसमें यह भी बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी के शिकार हुए जिनमें 36 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने एक डोज ली हुई थी, लेकिन वो भी अगर देखा जाए तो इस वायरस के शिकार हुए हैं। तो ऐसे में वैक्सीन कितनी प्रभावी मानी जाए, खासतौर पर तब जब यहाँ पे ब्राजील वेरिएंट भी एक बड़ा खतरा है और उसके साथ साथ दूसरा खतरा मैक्सिकन वेरिएंट भी है। यस, अगर आप वैक्सीन ले लेंगे, अगर देखिए आपको कोविशील्ड लेंगे फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के अगर अंतर में 12 हफ्ता है तो कोविशील्ड आपको 80 to 90% गारंटी देते हैं। अगर आप कोवैक्सीन लेंगे ओवरऑल 80% 80% प्रोटेक्शन। तो ये दोनों वैक्सीन आप जिसको लगाए एवरेज 80% से 90% आपको प्रोटेक्शन मिलता है, 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो उसका मतलब क्या है, अगर आम आदमी को 2 वैक्सीन लग गया है तो उसी हिसाब से अगर 100 आदमी को लगाया, 80 को से 90 को कुछ नहीं होगा, दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। बट 10 से 20% को आदमी को होने का संभावना है, हो सकता है, कभी भी हो सकता है, किसी भी वेरिएंट से हो सकता है। और एक अच्छी बात है इसके अंदर, अगर आपका ये वैक्सीन से वजह से भी आफ्टर वैक्सीनेशन आपको दोबारा कोविड हो गया, बट ये कोविड मामूली है, एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्ड इन्फेक्शन है, इसके लिए आपको ज्यादा सांस नहीं फूलता है, ज्यादा बुखार नहीं होता है, आपको आईसीयू में जाने का जरूरत नहीं है और आपको वेंटिलेटर में भी लगाना जरूरत नहीं है। तो लगभग माइल्ड एंड एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। तो इन कंक्लूडिंग, इन विद द वैक्सीनेशन अब 100% प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है।
80 से 90% आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है, 10% आपके पास डर है दोबारा इन्फेक्शन के लिए। अगर दोबारा इन्फेक्शन भी आ जाएगा, आपको मामूली इन्फेक्शन से आप बाहर निकल आते हैं। लेस देन 1% को काफी तेज इन्फेक्शन होता है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैक्सीन। कहाँ पे भी कुछ भी वैक्सीन मिल जाएगा, आप ले लीजिए, आपके लिए अच्छे हैं, बिकॉज प्रोटेक्शन देते हैं। और अगर आप, और एक बात आपने बताया है कि एक डोज लेने के बाद भी इन्फेक्शन होता है, या एक डोज लेने के बाद हमारा एंटीबॉडी टाइटर उतना ज्यादा नहीं बढ़ता है, बट काफी तक एटलीस्ट 40-50% तो प्रोटेक्शन आपको हो जाता है। तो 1 डोज लगाने के लिए भी आपका डोंट लूज योर गार्ड, मास्क पहनते रहिए, दूरी मेंटेन करिए, और फिर सैनिटाइजर यूज करिए, और दूसरा वैक्सीन टाइम पे ले लीजिए। तो एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है डॉक्टर अमवली, आखिर ये जो वैक्सीनेशन को लेकर बात की जा रही है, एक बड़ा कॉमन सा सवाल है। जो लोग वैक्सीनेशन चाहते हैं करवाना, लेकिन अगर उनके साथ देखा जाए उनको हार्ट की परेशानी है, या सांस लेने की परेशानी है, अस्थमा की समस्या है, या डायबिटिक है, तो क्या ऐसों के लिए भी, ऐसे जो मरीज हैं उनके लिए भी पूरी तरीके से जो वैक्सीन है वो सुरक्षित है? और खासतौर पर अगर इस मैक्सिकन वेरिएंट की बात की जाए, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है किसी भी भारतीय नागरिक में, लेकिन फिर भी इसके लक्षण क्या हो सकते हैं और इसकी पहचान कैसे करें? देखिए, मैंने अभी बताया कि ये मैं पहले दूसरे भाग का आपका उत्तर दे रहा हूँ कि लक्षण को पहचानना और लक्षण को डिफरेंस के साथ देखना, ये हमारा एम कतई नहीं होता है। इसमें एक वेरिएंट में हमको जो मैक्सिकन वेरिएंट है, उसमें चूहों पर एक स्टडी की गई है जिसमें रैपिड वेट लॉस के बारे में बताया गया। लेकिन यहाँ मैं आपको एक अपना तजर्बा बता दूं, हालांकि हम साइंटिस्ट जो है अपने तजर्बों को थोड़ा दूर रखते हैं। मैं जब नवंबर के आखिर में 2020 के एडमिट हुआ हूँ, तो मेरा वेट बहुत तेजी से कम हुआ है आईसीयू में, और मैं 5 हफ्ते आईसीयू में रहा हूँ, और आई वॉज रिड्यूस टू अबाउट 30% ऑफ माई मसल मास गॉट लॉस्ट। तो मुझको ये बताया गया कि ये ऑटोफेजी की फिनोमेना इस वायरस में हो सकती है, और जिसकी वजह से तेजी से वजन कम होता है, हम अपना ही बॉडी को खुद वायरस खाने लगता है, इसको ऑटो कैनिबलिज्म भी कहते हैं। तो ये कुछ एडिशनल सिम्टम मुझको खुद महसूस हुआ, इसलिए मैं यहाँ इसको मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन और डिफरेंट कोई खास सिम्टम्स नहीं हम कह सकते जिसकी बेसिस पे हम लाइन ड्रॉ कर लें। लेकिन वैक्सीन का जहाँ तक आपने सवाल पूछा है, ये वैक्सीन अभी तक ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये सब तरह के पेशेंट्स में कामयाब है, इसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। जहाँ तक उन लोगों का सवाल है, जो आपके क्वेश्चन का पहला भाग है, उसमें आपने पूछा कि कोमॉर्बिडिटीज वाले जो लोग हैं उनको क्या करना है, वैक्सीन लेना? यस, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है वैक्सीन की, उनको अपने को बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसमें डायबिटिक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट्स हैं जिनको कैंसर कीमोथेरेपी चल चुकी है और वो रिकवर कर गए हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं, जैसे आर्थराइटिस वगैरह के पेशेंट्स हैं जिनको स्टेरॉइड चल रहा है, चल चुका है, या वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम टाइप की कुछ बीमारियां होती हैं, आर्थराइटिस और भी तरह की होती है। तो ये सब HIV है। तो मैंने खुद HIV के पेशेंट ट्रीट किए हैं और उनको वैक्सीनेट भी कराया है। तो ये सब जो कोमॉर्बिडिटीज हैं और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, माइल्डली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट्स हैं, इंक्लूडिंग स्टेरॉइड थेरेपी, उनको वैक्सीन लगाना है, उनके लिए वैक्सीन है जरूरी, और उनको बहुत प्रायोरिटी के साथ वैक्सीन लगवाने जाना चाहिए, और उनको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि जो हार्ट के पेशेंट है, जिनको डायबिटीज है, या फिर जिनको अस्थमा की समस्या है, किसी भी तरीके की समस्या है, उनके लिए वैक्सीनेशन बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद जरूरी है, वो जरूर अपने आप को वैक्सीन लगवाएं। ऐसे में अनिता रमेश, अगर देखा जाए अभी एक समस्या से हम निपटते हैं, उससे किसी तरीके से उस पर कंट्रोल पाते हैं, उसका एक तोड़ निकाल कर सामने आते हैं, लेकिन पता चलता है कि फिर इसका एक नया रूप सामने आ गया है। कारण क्या है कि ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, हर बार एक नया रूप अख्तियार करता जा रहा है। कभी भारतीय वेरिएंट को लेकर बात सामने आती है, कभी मैक्सिकन वेरिएंट को लेकर बात सामने आती है, कभी ब्राजील के वेरिएंट की बात सामने आती है। कारण क्या है इसके बार बार रूप बदलने के पीछे? एक वायरस के अंदर 30,000 बेस पेयर mRNA है, उनका जेनेटिक मटीरियल 30,000, ओके, 30,000 के ऊपर वो बदलते रहते हैं मटीरियल। ये अपना नेचुरल हिस्ट्री है, ये पहले भी हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि हमारा वायरल पैंडेमिक पहले भी आया था, सार्स को पहले का वायरस में। तो कभी कभी क्या होता है, बदल जब चेंज करते हैं,
चेंज करने के साथ साथ वो एकदम मामूली हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है जैसे पहले बात हुआ। बट इस पर दिखाई दिया जब आपका म्यूटेशन चल रहा है और नया नया म्यूटेशन आ रहा है, वो वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इट्स बिकमिंग मोर विरुलेंट। जैसे अभी देखिए, अभी यूके का जो कैंट वेरिएंट है जिसको बोलते हैं B117, उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका में एक वेरिएंट है B1351, ब्राजील का वेरिएंट को P1 बोलते हैं, यूके इंडिया को B161। इससे क्या है, जेनेटिक मटेरियल अगर आप पिक्चर देखेंगे उसमें दिखाई देता है कि आपका पोर्शन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बदल चुके हैं पेरेंट से। तो उसी हिसाब से क्या करते हैं, जब ये वायरस हमारा शरीर के अंदर आते हैं, इसका स्पाइक प्रोटीन का शेप बदल जाते हैं, और जब अंदर जाते हैं मुंह नाक पे और उसके बाद लंग्स के अंदर जाते हैं, एकदम टाइट होकर के अंदर बैठते हैं और इन्फेक्शन काफी, अपने जो फोटो दिखाई दे रहा है ये सब स्पाइक प्रोटीन है, और एकदम जाकर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, उसके साथ साथ तेज बुखार होता है और लंग्स का इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ते हैं। ओके, ये वायरस के लिए नया स्ट्रेन है, तो ये दिखाई दे क्या है। अगर आपको वैक्सीन के बारे में बताते हैं, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पूरा, फाइजर यस प्रोटेक्शन देते हैं बट उतना नहीं। एस्ट्राजेनेका खाली अल्फा वेरिएंट को देते हैं, बीटा को प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। और एक भी है गामा वैक्सीन है, गामा वेरिएंट है, जैसे मॉडर्ना वैक्सीन गामा को बीटा को भी देते हैं। तो हर वैक्सीन कुछ कुछ पोर्शन को देते हैं। हम सर जैसे बताया हमारे कोवैक्सीन इनएक्टिव है, इसके लिए शायद ज्यादा प्रोटेक्शन है कुछ भी वेरिएंट के लिए। तो हमको क्या करना है फ्यूचर में, अब एज द वायरस इज चेंजिंग, हमारा ये लैब का जैसे ICMR का वायरोलॉजी लैब पढ़ते रहना है, रिसर्च करते रहते हैं क्या क्या वेरिएंट आना है, और उसी हिसाब से कंपनीज को वैक्सीन बनाना है चेंज इन म्यूटेशन। बिकॉज आज का वैक्सीन कल काम नहीं करेगा, बिकॉज वायरस बदल चुका है। बिल्कुल, जिस तरीके से वायरस अपने रूप बदल रहा है उसी तरीके से कहीं ना कहीं वैक्सीन को भी अपडेट करने की जरूरत। अगर देखा जाए डॉक्टर वली, यहाँ पर अगर इस वेरिएंट की बात की जाए तो वैज्ञानिक भी इस वेरिएंट को लेकर बताया जा रहा है कि काफी परेशान है, क्योंकि दवाओं को निष्क्रिय करने की क्षमता भी इस वेरिएंट के अंदर बताई जा रही है। कितनी बड़ी चुनौती इसे समझा जाए मेडिकल्स के लिए? देखिए, दवाइयाँ इसमें कभी भी निष्क्रिय नहीं होती हैं, क्योंकि वेरिएंट्स जो हैं उनके हिसाब से हमारे पास कोई दवाई कभी नहीं। दवाई जो हम वायरल फेज है और दूसरा फेज है वैस्कुलर है। तो जब शुरू का फेज होता है वायरल फेज है, उसमें ऐसी खास दवा नहीं है जिसमें हम यकीन के साथ कह सकें कि ये इसकी दवा है। तो हमने सुने हैं फेविफ्लू, रेमडेसिविर, उन सब अधिकारी पर इस लिस्ट में नहीं आ गया है। दूसरा आयुर्वेदिक दवा थी जो हम देते थे, स्वास्थ्य मंत्रालय ने उसके लिए भी अभी रोक लगा दी है। तो अभी हमारे पास ये कोई दवा के बारे में हम ये दवाएं पहले और अब कामयाब नहीं। हमको वायरस मल्टीप्लिकेशन के ऐसी कोई दवाई है, लेकिन इतर के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो हमारे पास अभी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बात हुई है वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है और तरह के वायरस पे काम। आपने सुना होगा कि ठीक है, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है डॉक्टर एम वली, हम वैसे कोशिश करें आपको सुनने की। डॉक्टर अनिता रमेश, अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोशिशें तो हो रही हैं हर तरह के वेरिएंट से निपटने के लिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अमले की तरफ से देखा जाए या फिर सरकार की तरफ से देखा जाए या आम इंसान की तरफ से देखा जाए, तो इन दोनों वेरिएंट से अगर कभी कोई दस्तक होती है किसी इंसानी जिस्म में, तो उस बाबत क्या चुनौतियां रहनी है, किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है, आखिर क्या करने की जरूरत है ताकि जो आम आदमी है वो इस वेरिएंट से दूर रख सके अपने आप को?
चलिए, यहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वली और डॉक्टर अंतर रमेश, आप दोनों का इस बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये एक और चुनौती है मैक्सिकन वेरिएंट। हालांकि अभी भारत में किसी भी इंसान में, किसी भी व्यक्ति में इस वेरिएंट को लेकर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चौकन्ना रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पिन के साथ।